नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 28। इससे पहले हम लोगों ने 27 सेट देखे हैं पूरे विस्तार के साथ। आज भी उसी के क्रम में हम लोग पूरा सेट देखेंगे 50 प्रश्न और पूरे अच्छे से सारे प्रश्न को हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। और प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यानी दो भाग में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी भाग में। तो दक्षिणी भाग में कर्क रेखा के कारण ही, यो कर्क क्षेत्र में पड़ने के कारण ही उसमें कैसी जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। आप लोग बताएं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अच्छा, विश्व के किन देशों से होकर गुजरती है। तो विश्व के किन देशों से होकर गुजरती है, मैक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र जिसे इजिप्ट कहते हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, शिवालिक का विस्तार है। तो शिवालिक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पोतवार बेसिन से तीस्ता के मध्य। पोतवार बेसिन से तीस्ता तक किसका विस्तार है, शिवालिक श्रेणी का विस्तार। सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज के बीच, सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय का विस्तार है। तो सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय का विस्तार है। किसका, पंजाब। सतलज और काली, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय का विस्तार है। किसका, कुमायूं हिमालय का विस्तार है। सतलज और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय का विस्तार। किसका, नेपाल हिमालय का विस्तार है। और तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग के बीच किस हिमालय का, असम हिमालय का विस्तार है। किसका, असम हिमालय का विस्तार है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो कौन सी जल संधि जोड़ती है, बाब अल मंदेव। ऑप्शन नंबर सी, बाल अलमन देव। मलक्का जल संधि किसे जोड़ती है। तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। अच्छा, आप लोग बताएं, सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ती है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति के अध्यक्ष थे पीवी महालनोबिस। तो महालनोबिस समिति, महान लोबी समिति का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय से। जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति स्वामीनाथन समिति से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति से संबंधित है। बैंक सेवा सुधार, गोईपारिया समिति, गोईपारिया समिति का संबंध किससे है, बैंक सेवा सुधार से है। तो आप लोग बताएं, बेरोजगारी के अनुमान के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था। तो बेरोजगारी के अनुमान के लिए जानकी रमन समिति का गठन किया था। किसका, जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। भूरे
भूरे लाल समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो भूरे लाल समिति का संबंध था मोटर वाहनों के करों में वृद्धि से संबंधित, मोटर वाहनों के करों में वृद्धि से संबंधित समिति का गठन किया गया था, भूरे लाल समिति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था का पता किससे लगता है? तो उसके जीडीपी से, उसके जीडीपी से किसी देश की अर्थव्यवस्था का पता चलता है। देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण कुल बचत पर निर्भर करता है। किस पर? कुल बचत पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। स्टॉक बाजार पर नियंत्रण किसका होता है? सेबी का होता है। तो आप लोग बताएं सेबी का स्थापना कब किया गया था? तो सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। यूटीआई इसकी स्थापना 2003 में किया गया था, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई इसकी स्थापना 1935 में किया गया था, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आईआरडीए इसकी स्थापना 1999 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। आईआरडीए का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? तो ये 2005 में लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब वेट पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? हरियाणा में लागू किया था। किस राज्य में लागू किया गया था? हरियाणा में लागू किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। अच्छा आप लोग बताएं ध्वनि प्रदूषण नियमन या नियंत्रण नियम कब लागू हुआ था? तो ये 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2000 ईस्वी में। अच्छा जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ था? 1974 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1974 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1981 में। ध्वनि प्रदूषण 2000 में, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में, वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? तो ये वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। तो आप लोग बताएं, देख लेते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में। जबकि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में आया था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। अच्छा आप लोग बताएं दो ज्वार के बीच का अंतराल कितना होता है? दो ज्वार के बीच का अंतराल कितना होता है? दो ज्वार के बीच का अंतराल होता है 12 घंटा 26 मिनट। कितना? 12 घंटा 26 मिनट दो ज्वार के बीच का अंतर होता है। और ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद क्या आता है? भाटा आता है। जितने ज्वार आएंगे उतना ही भाटा आता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? हम लोग जानते हैं कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में है। तो आप लोग बताएं एडिले कछुआ का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका, यहाँ कछुए की जो चारों प्रजाति है वह पाई जाती है। किसमें?
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में है। अच्छा आप लोग बताएं, एक सिंग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग गेंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, कस्तूरी हिरन जिसे कश्मीरी महामृग भी कहते हैं, किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो वह दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पेंच उद्यान राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में पड़ता है। किसमें? उत्तराखंड में पड़ता है। देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी? तो भारत में नई वन नीति 1988 में लागू की गई थी। कब? 1988 में लागू की गई थी। अच्छा, वन नीति 2021 का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार आप लोग बताएं कि सबसे अधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। और प्रतिशत में तो मिजोरम, प्रतिशत में मिजोरम है। सबसे कम वनावरण वाला राज्य कौन है? हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा है। अच्छा आप लोग बताएं, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश है। अच्छा आप लोग बताएं, कुल वनावरण कितना है? वन और वृक्ष मिलाकर भारत में कुल वनावरण कितना प्रतिशत है? तो 24.62%। 24.62%। देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है? ग्रेट लेक्स के अंतर्गत 5 झीलें आती हैं जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। तो इनमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर। ग्रेट बैरियर नहीं है। तो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन कौन से झील आते हैं? तो ग्रेट लेक्स के अंतर्गत सुपीरियर झील, मिशिगन झील, इरी झील, हीरोज झील, ओंटारियो झील, ये 5 झील आते हैं। इसमें से मिशिगन झील जो है हमेशा क्वेश्चन में आता है, कौन सा झील केवल अमेरिका में है? तो मिशिगन झील केवल अमेरिका में है। अच्छा आप लोग बताएं, ग्रेट बैरियर झील ये भी अमेरिका में है। किस में है? अमेरिका में। क्वेश्चन आता है इससे। रुडोल्फ झील किस देश में है? रुडोल्फ झील कनाडा में है। रुडोल्फ झील कहाँ है? कनाडा में। और रेंडियर झील ये भी कनाडा में है। रेंडियर झील ये भी कनाडा में है। अच्छा, ग्रेट विक्टोरिया झील किस देश में है? तो ये केनिया, युगांडा और तंजानिया ये तीनों देश के सीमा से लगते हैं। कौन सा झील? ग्रेट विक्टोरिया झील। देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत से पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। कैसे? साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। बिल्कुल सही है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1784 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था उसके प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे थे। उस समय जो है उसमें एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया था। तो 3 अन्य न्यायाधीश और कौन कौन थे? तो चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। अच्छा आप लोग बताएं, 1862 में कहाँ हाईकोर्ट का गठन किया गया था? तो 3 हाईकोर्ट कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 1862 में हाईकोर्ट की स्थापना किया था। अच्छा, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा
60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष 62 ईयर्स कर दिया गया। तो केमा संविधान संशोधन, तो ये 41वां संविधान संशोधन के तहत उसकी आयु को 2 वर्ष बढ़ाया गया, 60 से 62 कर दिया गया था। अच्छा आप लोग बताएं इनका मैक्सिमम आयु कितना है राज्य लोक सेवा, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जबकि संघ लोक सेवा आयोग का आयु कितना है, तो 65 वर्ष या 6 वर्ष, 65 वर्ष या 6 वर्ष उसकी अधिकतम आयु है। अच्छा आप लोग बताएं 51वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था। इसके तहत मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के लिए, मिजोरम में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में अधिनियम पारित हुआ था। किसमें? 51वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 42वां हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, लघु संविधान भी कहा जाता है। 44वां भी हम लोग बहुत देखे हैं। इसके तहत हम लोग संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बनाया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। यह भारत की देन है, बिल्कुल सही। यह 1862 ईस्वी से जारी है, बिल्कुल सही। यह अनौपचारिक साधन है जिसे संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। ये तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका समय लगभग दोपहर बाद होता है 1 घंटा, यानी 12 बजे के बाद का प्रथम घंटा शून्यकाल कहलाता है। चलिए देखते हैं, इसी के दौरान महत्वपूर्ण प्रश्न बिना सूचना के पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा आप लोग बताएं प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना। नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। जबकि स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी सदस्य को निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं। लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो आप लोग बताएं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मालवकर, और अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है देख लेते हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 15 लाख रुपए है, सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत दोषी ठहराएगा किसी व्यक्ति को क्षमा, ये गलत है। क्षमादान का चर्चा अनुच्छेद 72 में है। किसमें है? अनुच्छेद 72 में। 76 में है महान न्यायवादी की चर्चा, महान न्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है, तो किस शासन अधिनियम के तहत उल्लेखित है? ये उल्लेखित है भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके तहत प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया, केंद्र में द्वैत शासन लागू किया। इसी के तहत 1935 भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे? क्वेश्चन आया हुआ है। तो 321 अनुच्छेद से 321 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूची थी? तो 10 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 10 अनुसूची थी। अच्छा 1835 के जो भारत शासन अधिनियम आया था तो नेहरू जी ने क्या कहा था इसे? नेहरू जी ने इसके बारे में कहा था यह गुलामी का अधिकार पत्र है। क्या है? यह गुलामी का अधिकार पत्र है। और कहा था यह एक कार है जिसका ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह करके भारत में मिलाया गया था, जनमत संग्रह करके। अच्छा आप लोग बताएं जनमत संग्रह करके और किसे किसे मिलाया गया? तो पांडिचेरी और सिक्किम,
पांडिचेरी और सिक्किम को भी जनमत संग्रह करके मिलाया गया था भारत में। पुलिस कार्रवाई के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। गोवा और दमन द्वीप को भारत में मिलाया गया था। विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया था। आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे आते हैं। जनमत संग्रह से जूनागढ़, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, गोवा दमन द्वीप, ये जनमत संग्रह से पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को मिलाया गया था। विलय पत्र से जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करके भूमि अधिग्रहण संबंधित किस में जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची के लिए हम लोग कोर्ट में, न्यायालय में नहीं जा सकते। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, जबकि 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र करता था। उसे क्या, अपराधियों को पकड़ने वाले को हम लोग उग्र कहते थे। ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते थे? उग्र कहते थे। वजपति क्या होता था? तो गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि का अधिकारी को हम लोग वजपति कहते थे। जबकि रत्नी कौन होता था? तो सूत रथकार कमादी नामक अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। तो पूरब, एक पूरब होता था। पूरब किसे कहते थे? तो दुर्गपति को पूरब कहते थे। दुर्गपति को पूरब कहते थे। ये स्पष्ट कर लिए, रूपस लिखा हुआ है। स्पष्ट क्या होता था? तो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचरों को क्या कहते थे? स्पष्ट कहते थे। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचरों को हम लोग स्पष्ट कहते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? यानी द्वितीय नंबर, सेकेंड स्थान के कौन थे जैन तीर्थंकर? तो कौन थे? तो वो थे अजितनाथ। ऑप्शन नंबर डी, अजितनाथ। प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। द्वितीय थे अजितनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था। क्या था? हाथी था। तीसरे थे संभवनाथ। तीसरे थे संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। अरिस्टेनेमी 22वें थे। अरिस्टेनेमी 22वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। क्या था? शंख था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। 24वें भगवान महावीर हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसे भी समझने का कोशिश करेंगे। चलिए प्रश्न है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हम लोग को उपनिषद से मिलती है। किससे मिलती है? उपनिषद से मिलती है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108। वेद 4 हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। एग्जाम में प्रश्न आ भी गया है कि 6 वेदांग के नाम कौन कौन है। तो 6 वेदांग के नाम कौन कौन है? तो 6 वेदांग के नाम है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये क्या है? यह 6 वेदांग है। इसे आप लोग याद कर लेना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो वह 6ठा शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी, 6ठा शिलालेख। चौथे शिलालेख में अशोक ने धम्म घोष की घोषणा की है। धम्म घोष की घोषणा चौथे शिलालेख में वर्णन है। 7वें शिलालेख में क्या चीज का वर्णन है? तो 7वें शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अशोक के
तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। तो आप लोग बताएं 11वें शिलालेख में अशोक की धम्म की व्याख्या है। धम्म की व्याख्या किसमें है? 11वें शिलालेख में। तो आप लोग बताएं 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? तो वनारोपण, ऑप्शन नंबर ए वनारोपण। देखते हैं अगला प्रश्न, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो अब्दुल रज्जाक फारस का निवासी था। फारस का निवासी था। और ये आया था किसके काल में? देख लेते हैं, इसे हम लोग समझ ही लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले आए थे निकोली कोट्टी। निकोली कोट्टी किसके समय में आए थे? देवराय प्रथम के समय आए थे। देवराय प्रथम के समय आए थे और ये इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। उसके बाद आए अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ये देवराय द्वितीय के समय आए थे। देवराय द्वितीय के समय आए थे और ये कहाँ के थे? ये फारस के थे। ये कहाँ के थे? फारस के थे। उसके बाद नुनीज आए। नुनीज ये अच्युत राय के समय आए थे और ये कहाँ का था? पुर्तगाली था। ये पुर्तगाल का था। ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। अच्छा, उसके बाद आए डोइंग पायस। डोइंग पायस और बारबोसा। डोइंग पायस और बारबोसा ये केडीआर कृष्णदेव राय के समय आए थे। ये दोनों पुर्तगाली थे। ये दोनों पुर्तगाली थे। इसे आप लोग एक दो बार देखिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अकबर ने हरम दल से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कब किया था? तो अकबर ने अपने आप को हरम दल से मुक्त कब किया था? 1562 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1562 ईस्वी में। दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? 1562 ईस्वी में। तीर्थयात्रा कर समाप्त कब किया था? तीर्थयात्रा कर समाप्त कब किया था? 1563 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त कब किया था? जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। अच्छा, आप लोग बताएं इबादत खाने का निर्माण कब किया था? 1575 ईस्वी में। सभी धर्मों को इबादत खाने में प्रवेश की अनुमति 1578 ईस्वी में। अच्छा, इलाही संवत प्रारंभ कब किया था? इलाही संवत अकबर ने कब प्रारंभ किया था? इलाही संवत तो ये प्रारंभ किया था 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में। और दीने इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एल्सा-सापल की संधि से, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग बताएं प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ, जो एल्सा-सापल की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक हुआ। ये कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? ये पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। पांडिचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये 1758 से 63 के बीच हुआ। ये पेरिस के संधि से समाप्त हुआ था। एक क्वेश्चन और आता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था आयरकूट। कौन कर रहा था? आयरकूट। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। कौन कर रहा था? लाली कर रहा था। यह आया हुआ है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लाली कर रहा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड आर्महर्स्ट के समय, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड आर्महर्स्ट के समय लड़ा गया था। तो आप लोग बताएं लॉर्ड एलिनबरो इसके समय में महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था? तो लॉर्ड एलिनबरो के समय में सिंध का विलय हुआ। क्या हुआ? सिंध का विलय किया गया और इन्होंने जो है दास प्रथा का उन्मूलन किया था। लॉर्ड एलिनबरो दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड एलिनबरो ने।
कब? तो 1843 में, 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब विलय किया। पंजाब का विलय किया, यानी द्वितीय जो आंग्ल सिख हुआ था वो किसके समय? डलहौजी के समय में, और उसके बाद पंजाब का विलय किया था। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेटिंग, उन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया। उसके बाद ठगी प्रथा पर भी रोक लगाया था। और उसके बाद इसी के समय में 1835 ईस्वी में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा? तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। वी.डी. सावरकर ने कहा था यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिज़रायली ने क्या कहा था? डिज़रायली ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। L.E.R. रिज ने क्या कहा था? रिज ने क्या कहा था? यह धर्माइयों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। किसने कहा था? रिज ने कहा था। तो आप लोग बताएं, पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह किसने कहा था? पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह कहा था जॉन लॉरेंस ने और सीले ने। जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था। यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। यह किसने कहा था? तो यह कहा था जेम्स आउट्रम और टेलर ने कहा था। क्या कहा था? यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न कल भी था, आज भी है। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो हिटलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी, एडोल्फ हिटलर ने कहा था नेताजी। तो आप लोग बताएं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? तो टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? गांधी जी ने। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? टैगोर ने कहा था। जबकि राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया? तो देश रत्न किसने कहा था? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो टैगोर ने। किसने कहा था? टैगोर ने। एक क्वेश्चन आता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। जबकि नरेंद्र दत्त को विवेकानंद किसने कहा था? तो नरेंद्र दत्त को विवेकानंद कहा था महाराजा खेतड़ी ने। महाराजा खेतड़ी ने विवेकानंद कहा था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए क्रिप्स आयोग का गठन हुआ। बिल्कुल सही। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग का गठन, ये भी सही। शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग का गठन हुआ, ये सब सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पराली पादपों का अध्ययन को हम लोग एग्रोनॉमी कहते हैं। पादप जीवाश्मों के अध्ययन को पेलिनियोबोटनी कहते हैं। और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, R.H. विक्टर के द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। वो 5 वर्ग थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ये 5 वर्गों में बांटा गया था। अच्छा, जीवों का द्विनाम पद्धति किसने दिया? तो जीवों को द्विनाम पद्धति दिया था केरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दिया।
तो पहला जो होता है द्विनाम में, पहला को हम वंश का सूचक और दूसरा जाति का सूचक, पहला वंश का सूचक और दूसरा जाति का सूचक होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? तो बर्फ पे उगने वाले शैवाल को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स। ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। लिथोफाइट्स, लिथोफाइट्स कड़ी चट्टानों पे उगने वाले वनस्पति को हम लोग कहते हैं लिथोफाइट्स। अच्छा आप लोग बताएं मेसोफाइट किसे कहते हैं? मेसोफाइट, तो मेसोफाइट कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध में उगने वाले वनस्पति को। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध में उगने वाले को हम लोग कहते हैं मेसोफाइट। तो ट्रोपोफाइट किसे कहते हैं? ट्रोपोफाइट, ट्रोपोफाइट किसे कहते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगने वाले को हम लोग कहते हैं ट्रोपोसफाइट। यहाँ है ब्रायोफाइट, तो नम छायादार क्षेत्रों में उगने वाले को हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइट्स। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो किसे प्रयोग में लाया जाता है, यानी उसके साथ क्या मिलाकर बेचा जाता है? तो वो है अर्जिमोन के बीज, अर्जिमोन के बीज। जबकि पपीता के बीज काली मिर्च के साथ मिलाकर बेचा जाता है। काली मिर्च के साथ मिलाकर क्या बेचा जाता है? पपीता के बीज। देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो किलोसिस रोग विटामिन B2 की कमी से होता है। किसकी कमी से? B2 की कमी से। B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिसे 4D, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? 4D सिंड्रोम के नाम से, 4D सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। B5 की कमी से हम लोग को एनीमिया बीमारी होती है। एनीमिया बीमारी B5 की कमी से। अब विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सिनकोना पादप के किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है? ये किस भाग से प्राप्त होता है? ये छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी, किससे? छाल से प्राप्त होता है। अच्छा कच्चे फल, कच्चे फल से अफीम प्राप्त होते हैं, अफीम प्राप्त होते हैं। और कपास बीज से प्राप्त होते हैं। कपास किससे प्राप्त होते हैं? बीज से प्राप्त होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो कोलिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और मेटिलिन, ये तीनों हार्मोन जो है छोटी आंत से स्रावित होता है। तो आप लोग बताएं अग्नाशय से, यानी पेनक्रिया से, अग्नाशय से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो अग्नाशय से कौन कौन हार्मोन स्रावित होते हैं? तो उसके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लेट जानते हैं, यानी लाइपेज, एमालेज और ट्रिप्सिन, ये तीन अग्नाशय से स्रावित होते हैं। अच्छा आप लोग बताएं आमाशय से कौन कौन जठर रस निकलते हैं? तो आमाशय के जठर रस से पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। पेप्सिन और रेनिन का स्रावन होता है। पेप्सिन और रेनिन का स्रावन होता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो कांच का लाल रंग किसके कारण होता है? क्यूप्रस लवण के कारण। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जबकि कांच का हरा और ब्लू, हरा और नीला, जिसे हरा और नीला क्यूप्रिक लवण के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्यूप्रिक लवण के कारण होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, यह एक ऑक्सीकारक एजेंट है, यह एक ऑक्सीकारक एजेंट है। कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड क्या है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड का उपयोग हम लोग करते हैं कांच और फ्लिंट को रंगने के लवण के रूप में, रंगने के लवण के रूप में कोबाल्ट ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है मिलान करना है यूरेनियम। यूरेनियम का समस्थानिक का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो रासायनिक ईंधन में, कोबाल्ट का उपयोग कैंसर उपचार में, आयोडीन का गलगंड में और रेडियम का द्वितीयक कैंसर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा प्रश्न है आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? तो किस समूह को कहते हैं? समूह 18 को। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समूह 9 को
समूह 9 को हम लोग कहते हैं कोबाल्ट फैमिली। क्या कहते हैं? कोबाल्ट फैमिली कहते हैं, कोबाल्ट फैमिली कहते हैं। समूह 7 को मैग्नीज फैमिली कहते हैं, समूह 7 को मैग्नीज फैमिली कहते हैं। जबकि समूह 16 को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। और समूह 17 को क्या कहते हैं? समूह 17 को हेलोजन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन फैमिली कहते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो कुल 18 समूह होते हैं। और कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो सिल्वेनाइट किसका अयस्क है? तो वह सोना का अयस्क है, गोल्ड का अयस्क है। किसका? गोल्ड का। सोने के 2 महत्वपूर्ण अयस्क सिल्वेनाइट और कल्वेराइट। सिल्वेनाइट और कल्वेराइट ये सोने के अयस्क हैं। तो आप लोग बताएं सिल्वर के अयस्क। तो सिल्वर के अयस्क कौन हो गए? रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर और पायरागाइट ये सारे सिल्वर के अयस्क हो गए। अच्छा, मैग्नीशियम के अयस्क बताएं। मैग्नीशियम के डोलोमाइट, इप्सम सॉल्ट, कार्नेलाइट ये मैग्नीशियम के प्रमुख अयस्क हैं। और मैग्नीज के प्रमुख अयस्क तो मैग्नीज के मैग्नाइट और पायरोल्यूसाइट ये मैग्नीज के 2 प्रमुख अयस्क हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है जी, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देख लेते हैं। इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही। यह एक सदिश राशि, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जी का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने 1788 में जी का सबसे पहले मान दिया था। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण गामा किरण, एक्स किरण, ये सारे अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। अच्छा, अब बाकी ये भूकंप की पी तरंगे और सर्पिलाकार स्प्रिंग के तरंग, ध्वनि तरंग, ये सारे अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसे तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो किस किरण का? तो ये गामा किरण का। ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण का। किसका? गामा किरण का। देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी का। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका विचलन अधिक होता है। अच्छा, आप लोग बताएं प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। लाल, हरा और नीला को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। तो आप लोग बताएं द्वितीयक रंग कौन कौन है? द्वितीयक रंग, तो द्वितीयक रंग कौन कौन है? मेजेंटा, पीकॉक नीला और पीला, ये द्वितीयक रंग होते हैं। ये द्वितीयक रंग होते हैं, यानी ये प्राथमिक रंग से बनते हैं। द्वितीयक रंग प्राथमिक रंग से बनते हैं। तो द्वितीयक रंग याद रखेंगे हम लोग, मेजेंटा, पीकॉक नीला और पीला। दोस्तों, ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट, जो आप लोग को बहुत ही इससे फायदे मिलेंगे अगर आप लोग पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप लोग को पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है। जैसे ही वैकेंसी आती है हम लोग और अच्छे से बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, ताकि इस बार हम लोग का रिजल्ट पक्का हो जाए। दोस्तों,
अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।